आज हम लोग 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये भाग 1 है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। लेसन 1 और लेसन 2 आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेसन 3 को पढ़ने वाले हैं। लेसन 3 का नाम क्या है? तो नियोजित विकास की राजनीति। देखिए, लेसन 1 में आपने पढ़ा था कि जब हम लोग का राष्ट्र देश स्वतंत्र हुआ था तो देश के सामने क्या क्या समस्याएं थी, इसको आपने पढ़ा। और लेसन 2 में आपने पढ़ा था कि देश में किस प्रकार से राजनीति व्यवस्था थी, किस किस प्रकार का पार्टियां थी। और लेसन 3 में आपको आज पढ़ना है कि किस प्रकार से विकास किया गया इस समय। यानी कि आप परिचय लिख करके डैश दे सकते हैं कि इस अभ्यास में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। परिचय लिख करके डैश दीजिए। मेनली हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें हम लोगों को 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके पश्चात किस प्रकार से विकास का मुद्दा उठाया गया, मतलब कि विकास का मुद्दा क्या क्या था, उसके लिए क्या क्या रणनीति को अपनाया गया और उस रणनीति को क्यों अपनाया गया, इसका क्या क्या उपलब्धियां थी और क्या क्या इसका सीमा थी, और बाद में उस रणनीति को क्यों समाप्त कर दिया गया। बस आपको इसी को इस चैप्टर में पढ़ना है। बात समझे? जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत के समक्ष में कई सारा चुनौतियां थी, कई सारी समस्याएं भी थी। तो उन सभी समस्याओं को समाप्त करने के बाद हम लोग लेसन 1 में उसको पढ़ चुके हैं। लेसन 2 में हमने राजनीतिक पार्टी के बारे में पढ़ा, चुनाव किस प्रकार से देश में करवाया गया, पहला चुनाव हो या फिर 8वां या 5वां चुनाव हो, ये सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़े थे। और लेसन 3 में हमको बस वही पढ़ना है कि भारत में किस प्रकार से विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, उस विकास को करने के लिए किस प्रकार का रणनीति को अपनाया गया, और अगर कोई रणनीति अपनाया गया तो उसी रणनीति को क्यों अपनाया गया था, उस रणनीति को अपनाने में क्या क्या उपलब्धियां हम लोगों को मिला और क्या क्या उसका सीमा था, ये हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और बाद में उस रणनीति को हम लोग क्यों समाप्त कर दिए, बस मेनली आपको यही पढ़ना है। मिला जुला के बात हम करें तो इस पे आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है। 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको इस पे पढ़ना है बस। उसके बाद चैप्टर हम लोगों का ये वाला भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? तो परिचय में हम लोगों को लिखना है इस पाठ में या इस पाठ में हमें आज़ादी के बाद भारत के विकास के लिए कौन कौन से मुद्दे थे, उसको विकास करने के लिए कौन कौन सा रणनीति को अपनाया गया और उस रणनीति को क्यों अपनाया गया, इसके साथ साथ उस रणनीति का क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या उसका सीमा था, इसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ उस रणनीति को भविष्य में क्यों समाप्त कर दिया गया, इसी के बारे में सविस्तार रूप से हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आया? तो परिचय तो एग्जाम में पूछता है नहीं, ये तो बस हम समझाने के लिए लिखाते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, परिचय लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए। इस पाठ में हमें इस बात का अध्ययन करना है कि इस पाठ में हमें इस बात का अध्ययन करना है कि इस बात का अध्ययन करना है कि इस बात का अध्ययन करना है कि लिखे, इस बात का अध्ययन करना है कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास करने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए, ऐसे लिखिए, भारत को विकसित करने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए कौन कौन से मुद्दे थे, कौन कौन से मुद्दे थे, कौन कौन से मुद्दे थे तथा विकास के लिए कौन कौन सी रणनीति को अपनाई गई, तथा विकास के लिए कौन कौन सी रणनीति को अपनाई गई, कौन कौन से रणनीति को अपनाई गई और उस रणनीति को क्यों अपनाया गया, और उस रणनीति को क्यों अपनाया गया,
और उस रणनीति को क्यों अपनाया गया? कोमा दीजिए। उससे क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई? उससे क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई? उससे क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई? फिर कोमा दीजिए। उसकी क्या सीमाएं थी? उसकी क्या सीमाएं थी? उसकी क्या सीमाएं थी? उसकी क्या सीमाएं थी? तथा भविष्य में उस रणनीति को क्यों समाप्त कर दिया गया? तथा भविष्य में उस रणनीति को क्यों समाप्त कर दिया गया? तथा भविष्य में उस रणनीति को क्यों समाप्त कर दिया गया? तथा भविष्य में उस रणनीति को क्यों समाप्त कर दिया गया? इन्हीं बातों को इस पाठ में पढ़ना है। इन्हीं बातों को इस पाठ में पढ़ना है। चलिए अब अगला हेडिंग दीजिए। लौ इस्पात होता है ना? हेडिंग दीजिए, उड़ीसा में लौह इस्पात उद्योग के विरुद्ध लोग। लौ एस्क लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। विकास को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि हर एक सिक्का का दो पहलू होता है। अगर कोई भी सिक्का है तो उसका दो पहलू होता है। जैसे अगर कोई चीज़ किसी के लिए फ़ायदेमंद है तो वही चीज़ दूसरे के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है वो दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा में लौह अयस्क का भंडार है, वहाँ पे लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता था उड़ीसा में। इसलिए वहाँ के सरकार ने क्या किया, उस लोहा का निर्यात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उद्योग और राष्ट्रीय इस्पात उद्योग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और राष्ट्रीय लेवल पर भी उद्योगों को आमंत्रण भेजा कि आइए आप हम लोगों से लोहा को खरीद सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे ये था कि ये जो लौह अयस्क था ये ज़्यादातर आदिवासी लोगों के इलाके में था। उड़ीसा तो विकसित राज्य है फिलहाल उस समय, तो ये लौह अयस्क जो था वो ज़्यादातर आदिवासी लोगों के क्षेत्र में आता था। अब जैसे सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को बुलाया कि आप खरीद सकते हैं यहाँ से लोहा को, तो लोहा को तो निकालना पड़ेगा ज़मीन से, तो आदिवासी लोग भड़क गए। क्यों भर के? ये आदिवासी लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा क्या किया, विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि यदि वहाँ पे उद्योग धंधा लगेगा तो इससे आदिवासी के संस्कृति का क्या होगा, नाश होगा। इनको उनके जगह से हो सकता है हटाया जाए, क्योंकि जहाँ पे ये रह रहा हो सकता है वहीं के नीचे में लोहा पाया जा रहा है, तो वहाँ से उसको क्या करना पड़ेगा, विस्थापन करना पड़ जाएगा। इसलिए वहाँ के लोगों ने उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और बहुत सारे जो पर्यावरणीय विद थे, मतलब जो पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी सरकार को चेताया कि अगर उद्योग धंधा यहाँ पे लगता है तो काफ़ी ज़्यादा क्या फैलेगा, प्रदूषण भी फैलेगा। क्योंकि देखिए
जो प्रदूषण का मेन कारण होता है वो हम किसको मान सकते हैं? उद्योग को मान सकते हैं। उद्योग की वजह से ही प्रदूषण फैलता है ज़्यादातर। तो जो पर्यावरणीय विद था उन्होंने कहा कि उद्योग लगेगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या फैलेगा? प्रदूषण भी फैलेगा। बात समझे? तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि वहाँ पे उद्योग लगता तो एक समूह को तो लाभ होता, लेकिन दूसरे समूह को वहाँ पे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। लेकिन यदि वहाँ पे उद्योग नहीं लगेगा तो वहाँ पे इसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो दूसरा समूह है क्या उसको फायदा होगा? नहीं होगा। तो वही यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई विकास है तो वो किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है तो किसी के लिए वो नुकसानदायक भी हो सकता है। बात समझ में आया? इसका उदाहरण आप उड़ीसा में लौह अयस्क का उद्योग से ले सकते हैं। सरकार का सिंपल सा फंडा था कि अगर यहाँ पर से उद्योग लगते हैं तो उसका राज्य में आर्थिक वृद्धि होगा। आर्थिक वृद्धि मतलब धन उसके राज्य में ज़्यादा आएगा, टैक्स आएगा, इससे राज्य क्या होगा? विकसित होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जैसे आप खुद एग्जाम्पल लीजिए, अगर कहीं पे हाईवे बनता है तो हाईवे बना तो किसी का खेत आ गया, घर आ गया, तो वो सबको क्या करना पड़ रहा है? हटाएगा, अतिक्रमण करेगा। तो उस हिसाब से तो उसको पैसा मिलता नहीं, और आपको पता है कि सरकारी पैसा किस तरह से मिलता है। तो इससे क्या हो रहा है? उसका तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जब वो सड़क बन जाएगा तो उससे फायदा तो दूसरे समूह का हो ही रहा है ना। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, एक समूह का नुकसान होगा तो दूसरे समूह का क्या होगा? फायदा होगा। तो यही सिंपल फंडा है यहाँ पे। समझ में आया? अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि विकास में एक समूह का लाभ होता है और एक समूह का हानि होता है, इसको आप एक उदाहरण से समझाइए, तो आपको उदाहरण यही वाला देना है। कैसे इसको आप बोलिएगा? तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि उड़ीसा में लौह अयस्क का भंडार था। उड़ीसा में लौह अयस्क का भंडार था। वहाँ के सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उद्योग और राष्ट्रीय इस्पात उद्योग के साथ में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिससे राज्य में आर्थिक वृद्धि हो सके। किंतु एक समस्या यह था कि यह जो लौह अयस्क था वो आदिवासी क्षेत्र में पड़ता था, और आदिवासियों ने इसका बढ़ चढ़कर विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि यदि उनके क्षेत्र में उद्योग लगते हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि उनको उनके जगह से हो सकता है हटाया जा सके, और उनका संस्कृति भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? इसके अतिरिक्त कुछ पर्यावरणविदों ने यह कहा कि उद्योग लगने से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण भी फैल सकता है। हो जाएगा यहाँ तक में? बस यही हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। दिक्कत है किसी को? कैसे इसको बोलना है? क्वेश्चन आएगा कि विकास जो है वो किसी सामाजिक समूह को लाभ पहुंचाता है तो किसी सामाजिक समूह को हानि पहुंचाता है। इसको आप किस प्रकार से समझाइएगा? तो आपको समझाना है इसी प्रकार से, उदाहरण से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विकास की प्रक्रिया किसी एक सामाजिक समूह को लाभ पहुंचाती है तो किसी एक समूह को हानि पहुंचाती है। इसका उदाहरण हम उड़ीसा में हुए आंदोलन से ले सकते हैं। उड़ीसा में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में था, जिससे वहाँ के सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उद्योग और राष्ट्रीय इस्पात उद्योग को के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिससे राज्य में आर्थिक वृद्धि हो सके। ठीक है यहाँ तक में? जिससे राज्य में आर्थिक वृद्धि हो सके। किंतु एक समस्या यह थी कि यह लौह अयस्क आदिवासी क्षेत्रों में था, ज़्यादातर लौह अयस्क आदिवासी क्षेत्रों में था, और आदिवासियों ने इसका बढ़ चढ़कर विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि उनके क्षेत्र में उद्योग लग जाएंगे तो उनके स्थान से हटना पड़ेगा और उनका संस्कृति भी काफ़ी ज़्यादा नष्ट होगा। इसके अतिरिक्त पर्यावरणविदों ने कहा कि यदि उद्योग लग जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्यावरणीय प्रदूषण भी हो सकता है। हो जाएगा। इसी के खिलाफ जब हुआ क्या, एक कंपनी का नाम याद रखिएगा, पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र। तो यहाँ पे लगभग कई लोगों को निकाल दिया गया उद्योग से। तो जब लोगों को निकाला गया, और ये कोरिया का कंपनी था, याद रखिएगा, कोरिया देश है तो ये कोरियाई कंपनी था, कोरिया का कंपनी था। तो लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ में क्या किया? आंदोलन किया। और इसका साथ कौन दिया था? तो नवनिर्मित दल, और एक था आपका राष्ट्रीय युवा मंच। तो इन्होंने इसका क्या दिया था? साथ दिया था। समझ में आया? देखिए,
क्वेश्चन आप लोगों को आएगा इसमें, विकास की प्रक्रिया में किसी सामाजिक समूह को लाभ होता है तो किसी सामाजिक समूह को हानि होता है। इस पे आप अपना विचार प्रकट कीजिए। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमको लिखना है, विकास की प्रक्रिया से किसी सामाजिक समूह को लाभ होता है तो किसी सामाजिक समूह को हानि पहुंचता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या उदाहरण आप दीजिएगा? उड़ीसा में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में था, इसलिए वहाँ के सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उद्योग और राष्ट्रीय इस्पात उद्योग के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिससे राज्य में आर्थिक वृद्धि आ सके। ठीक है, किंतु एक समस्या यह था कि यह लौह अयस्क ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र में पड़ता था, इसलिए आदिवासी लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि उनके क्षेत्र में उद्योग स्थापित होते हैं, कंपनी स्थापित होती हैं, तो उनका संस्कृति और उनको वहाँ से हटना भी पड़ सकता है, जिस कारण से उन लोगों ने उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। इसके साथ साथ कुछ पर्यावरणविदों ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि यदि वहाँ उद्योग लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रदूषण भी फैल सकता था। ठीक है, इसी के क्रम में पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से जब लोगों को निकाला गया तो लोगों ने इसके खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया। लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों ने इस कंपनी के आगे, दरवाज़ा के आगे धरना दिया था। ठीक है, कंपनी में घुसने का प्रयास किया था, किंतु पुलिस ने इसको जाने से अंदर रोक लिया। और साथ साथ इस आंदोलन का साथ किसने दिया था? तो नवनिर्मित दल और राष्ट्रीय युवा मंच ने इसका साथ दिया था। बस समझ में आया? इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई विकास का प्रक्रिया किसी के लिए लाभदायक हो सकता है तो किसी के लिए वो हानि दे सकता है। क्लियर है यहाँ तक में? अब हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं सबको? लिखिए, हेडिंग दे दिए, लिखिए, विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया किसी सामाजिक समूह के लिए, विकास की प्रक्रिया किसी सामाजिक समूह के लिए, किसी सामाजिक समूह के लिए लाभदायक तो किसी सामाजिक समूह के लिए वही प्रक्रिया हानिकारक होती है, वही प्रक्रिया हानिकारक होती है। विकास की प्रक्रिया किसी सामाजिक समूह के लिए लाभदायक तो वही प्रक्रिया किसी सामाजिक समूह के लिए हानिकारक होती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे उड़ीसा राज्य में, जैसे उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में था। उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में था। उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में था, जिससे वहाँ के सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उद्योग तथा राष्ट्रीय इस्पात उद्योगों को तथा राष्ट्रीय इस्पात उद्योगों के साथ, राष्ट्रीय इस्पात उद्योगों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे राज्य में आर्थिक
वृद्धि हो सके, जिससे राज्य में आर्थिक वृद्धि हो सके, जिससे राज्य में आर्थिक वृद्धि हो सके, जिससे राज्य में आर्थिक वृद्धि हो सके। किंतु सरकार के समक्ष एक समस्या यह थी कि यह उद्योग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में था। सरकार के समक्ष एक समस्या यह थी कि यह लॉ एस्क आदिवासी बाहुल्य क्या वो छूट गया? कहाँ पे है? समस्या थी कि यह उद्योग नहीं, यह लॉ एस्क लिखिए। समस्या थी कि यह लॉ एस्क आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में थी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में थी और आदिवासी इसका विरोध कर रहे थे जिसके कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण लिखिए इसमें। पहला कारण लिखिए, उन्हें लगता था कि यदि उनके क्षेत्र में उद्योग स्थापित होते हैं तो उन्हें विस्थापन करना पड़ेगा। दूसरा कारण लिखिए, अपनी संस्कृति के पतन का भय। अपनी संस्कृति के पतन का भय इत्यादि। अब लाइन चेंज करके लिखिए, कई पर्यावरणीय विदों को भी लगता था कि यदि इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित होते हैं तो पर्यावरण भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी। पर्यावरण भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी। हो गया? पर्यावरण भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी। पैरा चेंज करिए, लिखिए, पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से जब लोगों का विस्थापन किया गया, विस्थापन समझ रहे हैं ना, निकाल दिया गया। जब लोगों का विस्थापन किया गया तो कई लोगों ने इसका विरोध किया।
100 से भी ज़्यादा लोग कंपनी में घुसने का प्रयास किए, 100 से भी ज़्यादा लोग कंपनी में प्रवेश करने का प्रयास किए, 100 से भी ज़्यादा लोग कंपनी में प्रवेश करने का प्रयास किए, किंतु पुलिस ने उन्हें रोक लिया, किंतु पुलिस ने उन्हें रोक लिया। किंतु पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसमें उनका साथ नवनिर्मित संगठन या दल, इसमें उनका साथ नवनिर्मित संगठन या दल तथा राष्ट्रीय युवा मंच कर रहे थे, तथा राष्ट्रीय युवा मंच कर रहे थे, तथा राष्ट्रीय युवा मंच कर रहे थे। नवनिर्मित संगठन तथा राष्ट्रीय युवा मंच कर रहे थे। हो गया। अब ध्यान से इसको समझिए। देखिए, अभी तक में आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। उसके बाद आपने इसमें पढ़ा कि विकास क्या होता है, विकास का प्रक्रिया कैसे किसी को प्रभावित करती है, ये आप समझ गए होंगे। किसी को भी आप उदाहरण दे करके समझा सकते हैं। जो हम लिखाए हैं ऐसा नहीं कि डिट्टो आपको वही बोलना है, लेकिन जो मेन है ना वो तो आपको बोलना पड़ेगा ना। आप लाइन इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप खुद से आपको लिखना है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे चैप्टर का हेडिंग को ही पहले हम समझते हैं कि नियोजित विकास का राजनीति क्या है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए नियोजित विकास का राजनीति, इसको लिखिए, हेडिंग दीजिए नियोजित विकास का राजनीति क्या है, हेडिंग दीजिए। नियोजित विकास की राजनीति क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए, नियोजित मतलब होता है प्लानिंग, मतलब विकास जो हम लोग करेंगे वो प्लान के हिसाब से करेंगे। तो उसी को हम डिफिनेशन में कैसे बोलेंगे, तो जब हम लोगों का देश में जितना भी संसाधन है उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ संसाधन है उसको ध्यान में रखकर अगर हम भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं, जिससे क्या क्या होना चाहिए, उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, रोजगार के साधन में वृद्धि होना चाहिए, और साथ साथ आर्थिक स्थिरता इत्यादि लक्ष्य को यदि हम प्राप्त करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं नियोजित विकास की राजनीति। क्या बोले हम, इसको फिर से समझिए। अब यहाँ पे एक आर्थिक स्थिरता आया है, तो ये क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए, हम लोगों का समाज में 3 तरीके का लोग होता है। कोई भी समाज है तो उसमें 3 तरीके का लोग होगा। एक तो उच्च वर्गीय लोग हो जाएगा, एक कौन हो जाएगा, मध्यम, और एक हो जाएगा आपका निम्न वर्गीय हो जाएगा। ये 3 तरीके के लोग होते हैं। तो अब ये 3 तरीके के लोग में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होगा, उच्च, उससे थोड़ा सा कम किसके पास होगा, निम्न, और सबसे कम किसके पास होगा, निम्न के पास होगा, यही ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक असमानता, यानी कि किसी के पास धन ज़्यादा है और किसी के पास धन कम है। इसी को हम कहते हैं आर्थिक मतलब आप सीधा साधा समझिए शॉर्टकट में कि धन, ठीक। और स्थिरता मतलब स्थिर करना, जो इस सबके पास धन है उसमें स्थिरता लाइए। स्थिरता मतलब कि देखिए, समाज तो है तो कोई ना कोई अमीर और कोई ना कोई गरीब तो होगा ही, वो तो निश्चित है। अगर नहीं होगा तो समाज चलेगा ही नहीं। अगर कोई गरीब नहीं होगा तो बाहर जाके वो काम ही नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा, बात सही है कि नहीं। तो समाज में गरीब और अमीर होना निश्चित है, ये नहीं होगा तो समाज ही नहीं चलेगा, समाज का पहिया टूट जाएगा, इसलिए ये जरूरी है। लेकिन भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता है। किसी के पास पैसा है तो पूरे पैसा है, इतना पैसा है कि ब्लैंक चेक देने का हिम्मत रखता हो वो, और किसी के पास पैसा नहीं है तो कुछ पैसा नहीं है, कुछ खाने के लिए भी नहीं जुटता है उसके पास, चिड़िया मार के खाता है जला करके। नहीं, रियल बात है, आप देखे होंगे रोड पे घूमता है सब तीर धनुष लेकर के। वो सबके पास अगर पैसा रहता तो क्या वो लोग इस तरह से घूमता। अब पक्षी मार के खाता है, कौवा मार के खाता है, चिड़िया मार के खाता है,
उसका भी क्या है, मजबूरी है, बेचारा को कुछ नहीं मिलता है तो वही खाता है, घास खाता है कहीं कहीं। तो इससे क्या हो, आपको पता चल रहा है कि उसके पास धन नहीं है। तो इतना ज़्यादा भी अस्थिरता नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा धन यदि उसके पास चला जाता है तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए एक नियोजित विकास का राजनीति का एक लक्ष्य ये भी होता है कि आर्थिक स्थिरता को लाया जाए, कि सबके पास एक पर्याप्त मात्रा में धन हो जिससे कि वो अपना गुजारा ठीक ठाक तरीके से कर पाए, पूरा वो गिल्ले गुजर लो नहीं हो, थोड़ा सा उसके पास धन हो जिससे वो अपना गुजारा अच्छे तरीके से कर पाए। बात समझे? तो इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे बोलेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नियोजित विकास की राजनीति से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आप दीजिएगा, नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ है कि नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ है कि देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संसाधनों का, देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संसाधनों को भविष्य में योजना तैयार करना। हो जाएगा यहाँ तक में? देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संसाधनों को लेकर के भविष्य के लिए योजना तैयार करना, जिससे देश में उत्पादन में वृद्धि हो, रोजगार के साधन में वृद्धि हो और साथ साथ में आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता हो। इसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक विकास का राजनीति। समझ में आया? हो जाएगा? याद हुआ? दिक्कत है? एक बार फिर से समझिए। नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ, नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संसाधनों को, देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संसाधनों को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए योजना तैयार करना, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, रोजगार के साधन में वृद्धि हो तथा आर्थिक स्थिरता इत्यादि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बस याद हुआ कि दिक्कत है? बोलिए बोलिए बोलिए। नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संसाधनों के भविष्य को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए योजना बनाना, जिससे उत्पादन रोजगार में क्या हो, वृद्धि हो और आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं नियोजित विकास का राजनीति। आप बताइए, बोलिए। नहीं, नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संसाधनों को ध्यान रखते हुए भविष्य के लिए योजना तैयार किया जाए, जिसमें उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो और आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। उसी को क्या कहते हैं? राजनीतिक विकास की, नियोजित विकास की राजनीति। लिखिए, नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ, नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ देश में उपलब्ध, नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संसाधनों को ध्यान में रखकर, सर्वश्रेष्ठ संसाधनों को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए योजना तैयार करना, भविष्य के लिए योजना तैयार करना, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके, उत्पादन में वृद्धि हो सके, कोमा दीजिए, रोजगार के अवसर बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े या फिर बढ़ सके, रोजगार के अवसर बढ़ सके, फिर कोमा दीजिए,
आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता हो, आर्थिक स्थिरता इत्यादि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता हो। अब समझिए नियोजन क्या होता है। तो नियोजन या फिर आयोजन भी कहीं कहीं पे इसको कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसमें? तो नियोजन का अर्थ है कि भविष्य में किसी कार्य को कैसे और क्यों किया जाए, या फिर कैसे और क्या किया जाए। नियोजन का अर्थ है भविष्य में किसी भी कार्य को कैसे और क्या किया जाए। यही होता है नियोजन का मतलब, कि भविष्य हमको क्या करना है और वो क्या करना है का जवाब जब मिल जाएगा तो उसको कैसे करना है, इसी को हम क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। नियोजन का अर्थ है कि भविष्य में किसी भी कार्य को कैसे और क्या करना है, अर्थात वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर देश के आवश्यकता अनुसार जो भविष्य में हम लोग योजना तैयार करते हैं, भविष्य के लिए योजना तैयार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। समझ में आया? कैसे बोलेंगे फिर से समझिए। नियोजन का अर्थ भविष्य के लिए योजना तैयार करना कि उसको कैसे करना है और क्या करना है, अर्थात वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देश के आवश्यकता अनुसार भविष्य के लिए योजना तैयार करना नियोजन कहलाता है। समझ में आया? नियोजन का अर्थ होता है कि भविष्य में कैसे और क्या करना है। नियोजन का अर्थ होता है कि भविष्य में कैसे और क्या करना है, हो जाएगा। अर्थात वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देश के आवश्यकता अनुसार भविष्य के लिए योजना तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। समझ में आया? लिखिए। नियोजन का अर्थ है कि भविष्य में किसी कार्य को नियोजन का अर्थ है कि भविष्य में किसी कार्य को कैसे और क्या करना है, भविष्य में किसी कार्य को कैसे और क्या करना है, अर्थात वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देश के आवश्यकता अनुसार भविष्य के लिए योजना तैयार करना, देश के आवश्यकता अनुसार भविष्य के लिए योजना तैयार करना नियोजन कहलाता है। भविष्य के लिए योजना तैयार करना नियोजन कहलाता है। भविष्य के लिए योजना तैयार करना नियोजन कहलाता है। हो गया यहाँ तक में?